हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसमें से हम प्लेट और प्लेट विवर्तनी पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है पृथ्वी की गति, ज्वालामुखी, इन दोनों को आज की वीडियो में करेंगे। तो एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया। तो प्लेट क्या है? स्थलमंडल का भाग है। और विवर्तनिकी किसे कहेंगे? जो प्लेट गति करेगी उसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहेंगे। और इसके लिए कौन सी थ्योरी आई? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जो अभी इन प्लेटों के बारे में मान्य है। तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये त्रिज्या इसकी 6400 किलोमीटर। सबसे वाली ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी। जो बीच वाली है उसको मेंटल, जो थर्ड है उसको क्रोड या कोर कहते हैं। किस किस से बनी है? सियाल। जो परपटी है वो सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। मेंटल बनी है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। जो लास्ट वाला है, जो सबसे अंदरी पार्ट है पृथ्वी का, वो किससे बना है? निकेल और फेरस यानी आयरन से बना हुआ। और इनके घनत्व क्या? 2.7 ग्राम पर सीसी, 3 से लेकर 5 ग्राम पर सीसी और 9 से लेकर 12 ग्राम पर सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमने क्या किया था? इस वाले हिस्से को अलग से काट के हमने देखा था कि इसमें क्या क्या है। तो ये वाला हिस्सा इस तरह से दिखेगा कुछ। जो सबसे ऊपर वाली है परपटी, इसमें जलीय और स्थलीय दोनों भाग यानी महाद्वीप और महासागर दोनों आएंगे। परपटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ महाद्वीप वाली है वही परपटी, यानी महासागर वाली भी उसे ही परपटी भी कहेंगे। और मेंटल इसको हमने दो भागों में बांट लिया था, बाहरी और अंतः। जो बाहरी मेंटल है उसका थोड़ा सा हिस्सा और परपटी, इनसे मिलकर क्या बनेगी? लिथोस्फीयर बनेगी। जो बाहरी हिस्से का बच गया उसको क्या कहा था हमने? एस्टेनोस्फीयर कहा था। और जो अंतः मेंटल है यानी जो आंतरिक हिस्सा है उनमें, उसको क्या कहेंगे? मेसोस्फीयर कहेंगे। और क्रोड को क्या कहेंगे? बेरिस्फीयर कहेंगे। यानी जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या है? परपट्टी और बाहरी मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा। ये क्या है? स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर किससे बना है? परपट्टी, जिसमें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों आएंगे। और बाह्य मेंटल का ऊपरी हिस्सा जिसे कहते हैं एस्टेनोस्फीयर। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जल है, जल के ऊपर बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा बाहरी है, इस वजह से तैर रहा है। और ये द्रव इस पे फोर्स लगा रहा है, इस वजह से तैर रहा है। क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा है वो हल्का और पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा है और बर्फ के टुकड़े का जो घनत्व है कम है। इसी वजह से बर्फ ऊपर तैरती है, ना कि नीचे आ जाती है। इसकी तुलना हमने किससे की थी? हमारे जो अर्थ है उसके जो परपटी वाला हिस्सा है और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है उससे की थी। नीचे लिक्विड है, ऊपर वाला ठोस है। इसी वजह से ये ऊपर की तरफ है। और जो ये लावा है जिसे मैग्मा कहते हैं, नीचे की तरफ है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये ऐसा है। और फिर क्या होता है कि इतना फोर्स हो जाता है कि ये टूट जाती है। और जिससे क्या बनती है? प्लेटें बनती है। क्या बनती है? जिससे प्लेटें बनती है। और प्लेटें यानी ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा है, अगर इसमें फोर्स लगेगा तो टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बनेगा। और वो कितने हिस्सों में किया था हमने? प्लेट कितने टाइप की थी? 7 बड़ी यानी मेजर प्लेट की थी और 20 छोटी, लगभग 20 छोटी प्लेटें हमने की थी। अब देखा था कि प्लेट की गति यानी जो स्थल मंडल का भाग है प्लेट विवर्तन की होगी, जो प्लेट गति करेगी। ये कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की थी हमने। कन्वर्जेंट टेक्टोनिक यानी अभिसारी, जो पास में आएगी 2 प्लेटें, ठीक है। दूसरी थी डाइवर्जेंट, जिसमें दूर जाएगी, अपसारी। और थर्ड नंबर कौन सी थी? जिसमें 2 प्लेटें बीच में ऐसे दरार पड़ेगी, 2 प्लेटों के बीच में दरार पड़ेगी और वो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं होगी, थोड़ी जुड़ी हुई रह जाएगी। जिसे क्या कहा था हमने? पारवर्ती विवर्तनिकी। यानी 3 प्रकार की गतियां हमने की। तो ये वाला जो सब है हम पहले वाली वीडियो में कर चुके। आज हम करेंगे पृथ्वी की गति और ज्वालामुखी। आज के वीडियो में सब हम करेंगे। इसके जो 2 टॉपिक बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम सारा आज ही करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे, तो समझ भी नहीं पाओगे। समझने के लिए हमें उसको अलग अलग पार्ट में करना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो क्या है? प्लेट की गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। यानी जो प्लेट बनी थी, नीचे से फोर्स लगा, ऊपर से फोर्स लगा, यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात जो बल लगे, उसकी वजह से जो प्लेट गति कर रही है, यानी इन गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होगा। अगर कोई चीज में गति करेगी तो परिवर्तन तो होगा ही ना।
पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। यानी जो बल है उनको किन के आधार पर विभाजित किया गया है? गति के आधार पर किया गया। तो ये क्या है? पृथ्वी की गतियां। तो अब बल कौन से लग रहे हैं? एक पृथ्वी के अंदर से लग रहा और एक बल पृथ्वी के बाहर से लग रहा है। तो अंदर वाला बल कौन सा है? अंतर्जनित बल। ठीक है, ये जो अंतर्जनित बल है इसको आगे हम दो भागों में और बांट लेते हैं। एक जो अचानक लगेगा और एक जो धीरे धीरे लगेगा। पटल विरूपण बल अचानक लगेगा, आकस्मिक यानी तुरंत लगेगा। जैसे हो गया भूकंप हो गया हमारा, ज्वालामुखी आ गया, भूस्खलन हो गया, ये अचानक होगा। हमें पता चलता है क्या कि अभी भूकंप आने वाला है, सचेत हो जाओ? नहीं, ये एकदम से होता है। तो ये होता है हमारा आकस्मिक बल। पटल विरूपण जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, ये कौन से बल हो गए? हमारे अंतर्जनित बल हो। अब बहिर्जनित बल कौन से हमारे, यानी जो बाहर से लगते हैं वो वाले बल कौन से हैं? तो अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण यानी जमाव और कटाव। यानी जो नदियां हैं, नदियों का पानी है, हिमनद है, बर्फ है, हवा है, ठीक है, उनसे क्या होता है? जो ऊंचे ऊंचे पर्वत बने हुए हैं, पठार बने हुए हैं, उनमें कटाव होता है क्योंकि नदियां अपने साथ में पानी के साथ में कंकड़ पत्थर बहा ले जाती है। जहाँ मतलब गर्त होगा यानी गड्ढा होगा, वहां जाके उनको डिपॉजिट कर देगी यानी डाल देगी। तो जहां से उठाया वहां पे तो कम हो गया और जहां डाला वहां ज्यादा हो गया। यानी एक जगह उसने कटाव कर दिया और एक जगह जमाव कर दिया। ऐसे ही हवा है, हवा तेज चल रही होगी तो अपने साथ है करेगी, टुकड़े उठा ले जाएगी, हवा के साथ में उड़ जाएंगे और हवा जैसे ही कम होगी वो वहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण होता है। ये कौन से बल हो गए? हमारे बाहर से लग रहे हैं, अंदर से तो नहीं लग रहे पृथ्वी के। कहां से लग रहे हैं? बाहर से लग रहे हैं। तो क्या इसमें कौन सा आएगा? नदी यानी बहता जल हो गया, पवन यानी हवा होगी, समुद्री तरंगे और हिम नदी यानी जो ग्लेशियर हमारे, वो सब इस किस में आते हैं? बहिर्जनित बल में आते हैं। तो बल कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया अंतर्जनित बल, दूसरा हो गया बहिर्जनित बल। इसको हमने अलग अलग देख लिया कि इसमें कौन कौन से बल आते हैं। अब जो अंतर्जनित बल है उसको समझने के लिए हम एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सेवनीय धारा सिद्धांत। ठीक है, ये एक पात्र है यानी एक बर्तन है जिसमें ये क्या है? जल है। क्या है ये? जल है। और इस पर ये दो लकड़ी के टुकड़े तैर रहे हैं। क्या ये? लकड़ी के टुकड़े है। ठीक है, इसमें ना नीचे से हीट दे रहे हैं, यानी नीचे से यहां से हीट दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो ऊर्जा दे रहे हैं तो ये वाला जो जल है इस बर्तन के अंदर वो गर्म होगा। नीचे से ऊर्जा देंगे तो ये गर्म होगा। ठीक है, तो ये गर्म होगा तो इसके जो अणु है जो यहाँ से पहले यहाँ से गर्म होंगे ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। और जो ये ठंडे वाले हैं ये ऐसे नीचे आएंगे। तो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये इधर जा रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा। जो इसके अंदर पानी रखा है वो पूरा गर्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अब जो ऊपर रखे हुए हैं टुकड़े, इनमें क्या होगा? इनमें लगेगा फोर्स, तो ये दूर जाएंगे। क्या जाएंगे? एक दूसरे से धीरे धीरे ऐसे ये उबलने लग जाएगा तो ये एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगे और यहाँ बीच में से निकल के ऐसे हो जाएगा। यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ बीच में दरार पड़ जाएगी। ठीक है, पहले बिल्कुल ऐसे पास में रखे होते तो जैसे जैसे यहाँ से हीट आई यानी एनर्जी मिली, इनको ऊर्जा मिली, तो ये एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, ये पूरा वाटर जैसे ही गर्म होगा ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी की तुलना अगर हम हमारे पृथ्वी वाले जो सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है? परपट्टी। ठीक है, कौन सा है? परपट्टी है। दूसरा मेंटल। जो परपट्टी है वो कैसी है? ठोस है। जैसे लकड़ी वाले ठोस थे तो ये ठोस हो गई। ये है अर्ध ठोस। और जो सबसे लास्ट में है वो द्रव अवस्था में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? मैग्मा। क्या है? मैग्मा। तो ये गर्म ही है। पृथ्वी के अंदर जैसे गहराई में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये गर्म है। तो ये गर्म है, धीरे धीरे ये वाला हिस्सा गर्म हो रहा है, फिर ये
ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है, मतलब इसने पूरा गर्म कर दिया। ठीक है, ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो फिर एक टाइम ऐसा होता है कि ये इतना गर्म हो जाता है कि जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली परपट्टी है इस पे इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते क्या बन जाएगा, ये लावा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और यहाँ पे दरार पड़ जाएगी। जो पृथ्वी वाला ये हिस्सा है ये यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के क्या बनेगा, ये लावा। अंदर था तब तक क्या था, मैग्मा था, और बाहर निकलते ही लावा बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, इसी सिद्धांत से निकलते हैं, सेवनिया धारा सिद्धांत। और ये पृथ्वी के अंदर से लग रहा है, यानी अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के जो अंदर आंतरजनित बल है उसका कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो वो कौन से होगा, सेवनीय धारा सिद्धांत। तो ये क्या हो गया, आपने देख लिया, नीचे से हीट दी, धीरे धीरे सारे गर्म हो गए, इन दोनों के बीच में ऐसे फोर्स लगा तो खिंचाव पैदा और यहाँ से दरार पड़ गई। ऐसा ही पृथ्वी के साथ हुआ, तो ये लावा बाहर निकल गया। तो देख लिया पृथ्वी के अंदर कैसे बल लगता है, कौन सा सिद्धांत, सेवनीय धारा सिद्धांत। अब क्या है, अंतर्जनित बल किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को क्या कहते हैं, एंडोजेनिक बल कहते हैं। यानी इसका दूसरा नाम कौन सा हो गया, एंडोजेनिक या अंतर्जातीय बल। और दूसरा कौन सा हमारा, बहिर्जनिक बल। पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को कौन सा कहते हैं, एक्सो। एंडो का मतलब हो गया अंदर, और एक्सो का मतलब क्या हो गया, बाहर। यानी जो बाहर लगेंगे उनको एक्सोजेनिक, और जो अंदर लगेंगे उनको एंडोजेनिक बल कहते हैं। यानी इसके अलग अलग ये नाम है, बहिर्जनिक और एक्सोजेनिक सेम है, अंतर्जनिक तो एंडोजेनिक सेम है। अब क्या है, जो बल लगेंगे तो पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा होगी। ठीक है, ये हलचल किससे हुई, बलों की वजह से। और कौन से बल लगे थे, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो ये क्या, पृथ्वी के अंदर हलचल किससे पैदा हुई, अंतर्जनित बल से और बहिर्जनित बल से। यानी दो प्रकार के बल लगे पृथ्वी में, तभी पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा हुई। जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनके अंदर हलचल पैदा हुई। जो अंतर्जनित बल होता है उनको आगे कर दिया विनाशकारी बल में, और अचानक लगने वाले बल में डिवाइड कर दिया आगे, यानी दो भागों में दोबारा बांट दिया। जो विनाशकारी बल है उनको आगे फिर दो भागों में बांटा, वो कौन से, एथेरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। यानी जिससे महाद्वीप का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, एथेरोजेनेट, और जिससे पर्वतों का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, ओरोजेनेटिक बल कहेंगे। और जो बल अचानक लगते हैं, जैसे ज्वालामुखी के टाइम और भूकंप आने के टाइम जो बल लग रहे हैं, यानी बल लग रहे हैं तभी भूकंप और ज्वालामुखी आए हैं, तो वो बल कौन से होते हैं, अचानक लगने वाले बल होते हैं। ऐसे ही बहिर्जनित बल है, यानी जो बाहर से लगते हैं उनमें अपक्षय जमाव हो गया, कटाव और जमाव। यानी जो अपक्षय है, जो कटाव हो रहा है वो कई प्रकार से होता है, रासायनिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, और यानी एक तो हम कर रहे हैं, एक प्रकृति के द्वारा किए जाने हवा पानी उनसे किया जा रहा है, और रसायनों के द्वारा किया जा रहा है। तो कितने प्रकार का हो गया, जो कटाव वाला है वो 3 प्रकार का हो गया, रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक। और कटाव और जमाव और किससे किए जाते हैं, जो नेचुरल हो गए, हवा पानी और हिमनद, यानी खुद ही हो रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे इनको। तो ये कौन से हो गए, कटाव और जमाव हवा पानी और हिमनद से हो रहे हैं। और एक रासायनिक है, भौतिक और यांत्रिक है। तो 2 बल थे, उनको हमने देख लिया कि कैसे कैसे दोनों बल कितने भागों में बांटे जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो ज्वालामुखी आते हैं वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुली एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर आते हैं। यानी कैसे आते हैं, अचानक से आते हैं। हमें पहले नहीं पता होता कि ज्वालामुखी आने वाला, वो एकदम से आएगा। और कहाँ से, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर, यानी जो ऊपरी परत है पृथ्वी की ये वाली। ठीक है, ये कैसी है, ठोस है। इसके अंदर क्या है, जो मेंटल है, क्रोड है, उसके अंदर क्या है, मैग्मा। ठीक है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एक टाइम ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो लावा है, ये पृथ्वी के जो पर्पटी वाला हिस्सा है, इस पे इतना फोर्स डालता है कि यहाँ पे ऐसे इधर वाला और ये इधर वाला
बीच में से टूट जाएगा। और टूटेगा कहाँ से? जहाँ से पतला होगा। कहाँ से टूटेगा? जहाँ से पतली होगी ये प्रॉपर्टी, वहाँ से टूट जाएगा और ये जो मैग्मा है ये बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो क्या बना? जैसे ये प्रॉपर्टी वाला हिस्सा हो गया, यहाँ से ये ऐसे टूटा, दरार आ गई, तो लावा ऐसे बाहर निकला। ठीक है, और निकलते ही बाहर निकलते टेम्परेचर कम हो गया अचानक से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम जाएगा और ऐसे ऐसे संरचनाएं बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो अंदर जो था उसे क्या कहते थे? मैग्मा। ठीक है, क्या कहते थे? मैग्मा। जैसे ही बाहर आया, यानी प्रॉपर्टी से जैसे ही बाहर आया, इसका क्या नाम हो गया? लावा हो गया। और ये लावा अकेला नहीं निकलता है, इसके साथ जैसे यहाँ पे सबसे गैस हल्की होती है तो गैसें निकलेगी। ठीक है, और क्या निकलेगा? धूल के कण भी निकलेंगे, राख भी निकलेगी, क्योंकि जलेगा तो राख तो बनेगी, राख भी निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी प्रॉपर्टी। नीचे मेंटल हो गई। ठीक है, ज्वालामुखी ऐसे निकल गया, यहाँ से ये निकास कर दिया, इसका ये निकास हो जाएगा। और जो जहाँ से ये निकला है, यानी ये जो मुख है यहाँ पे ऐसे, इसको क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ज्वालामुखी कैसे निकलता है? जो अंदर का मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, मेंटल और कोर के अंदर, वो इतना फोर्स डालता है कि जो प्रॉपर्टी है वो टूट जाती है और ये बाहर निकलता है, बाहर निकल के जम जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं, जिसे ज्वालामुखी निकलना कहते हैं। तो ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकला? मैग्मा निकला, जिसे क्या कहते हैं? लावा भी कहते हैं। लावा बाहर और मैग्मा अंदर। और क्या क्या निकला? गैस निकली। और गैस भी ऐसा नहीं है एक ही प्रकार की गैस निकल, SO2 निकलेगी यार, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हीलियम, यानी बहुत प्रकार की गैसें निकलेगी। साथ में निकलेगी राख, धूल के कण, ठीक है, और जलवाष्प। जलवाष्प क्यों निकलेगी? क्योंकि गर्मी है, गर्म करते हैं तो तभी वाष्प बनता है, तो जलवाष्प निकलेगी। और जो ये लावा होता है, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है अम्लीय लावा और एक होता है क्षारीय लावा। जो अम्लीय लावा होता है वो किससे बनाता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। और जो क्षारीय लावा है वो फेरस और एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, तो क्या क्या निकलता है इसमें? जब ज्वालामुखी निकलता है तो क्या क्या निकलेगा? मैग्मा तो अंदर था, जब तक पृथ्वी के अंदर तब तक मैग्मा था, बाहर निकलते लावा बन गया। लावा दो प्रकार का, अम्लीय और क्षारीय। गैसें निकली, राख निकली, धूल के कण निकले, जलवाष्प निकले। तो पता चला कि ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं। अब बात करते हैं भूकंप। भूकंप क्या होते हैं और इसमें क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, ठीक है, उनमें कंपन पैदा होगा तो पृथ्वी की हलचल पैदा हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, यानी अर्थक्वेक। क्या है भूकंप? किसे कहेंगे? पृथ्वी की सतह का हिलना, यानी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह वो हिलने लग जाती है। किस वजह से? जो प्लेटें हैं उनमें हलचल पैदा होगी, इस वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की लिथोस्फीयर में अचानक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दो प्लेटें एक दूसरे से ऐसे हिलेगी, टकराएगी, तो ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भूकंपीय तरंगों का निर्माण करती है, यानी जैसे ऊर्जा उत्पन्न होगी, एकदम से हिलने लग जाएगी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह, कंपन पैदा हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। और ये तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, P तरंग, S तरंग और L तरंग। ठीक है, तो ये एक दिखाया गया हिस्सा कि कैसे कैसे ये पृथ्वी के अंदर प्लेट हो गई। ठीक है, ये ऊर्जा हो गई। ऐसे भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर निकलती है, यानी जो तरंगे पैदा हुई है वो बाहर निकल रही है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर एक ही तरफ नहीं, हर तरफ होगी, तभी तो पूरी सतह हिलेगी। ठीक है, ये क्या है? प्लेट की सीमा।
अगर इसी मास से थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो हलचल पैदा हो जाएगी, हलचल पैदा होते ही भूकंप आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्यों ऊर्जा उत्पन्न हुई? इसीलिए हलचल पैदा हुई। और जो ये केंद्र होता है, जो पृथ्वी के अंदर है, उसको केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के जो आंतरिक सतह की जो प्लेटें हैं, जो अंदर है पृथ्वी के, यानी प्रॉपर्टी से जो नीचे है, उसको केंद्र कहेंगे। और जैसे ही भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहां पर सबसे ज्यादा महसूस होगा, उसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे सबसे तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जो अभिकेंद्र होते हैं। यहाँ पर सबसे तेज आता है। इसके आसपास जैसे जैसे ये ऐसे दूरियां बढ़ेगी, वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव कम होता जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा, यानी जो नीचे वाले केंद्र है, जहां पर पृथ्वी के आंतरिक में जो प्लेटों का केंद्र था, वहां पर सबसे ज्यादा आएगा। और जैसे पृथ्वी ऊपर आते ही क्या बन जाएगा? वो अभिकेंद्र बन जाएगा, जहां भूकंप का झटका सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। तो उद्गम केंद्र क्या हुआ? यह स्थल जहां भूकंप उत्पन्न होता है या भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। जो भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसका केंद्र जो है, उसको क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र कहेंगे। अब क्या है? भूकंप लेखी, यानी भूकंप लेखी, नाम से ही लग रहा है भूकंप लेखी, यानी भूकंप का कुछ मापन या लेखन कुछ ऐसा करने वाली हो गई। तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। यानी मापन जिससे किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। और इसके लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? वो है रिएक्टर स्केल यूज किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। यानी कितनी तीव्रता का भूकंप आया, उसका मापन कैसे करेंगे? हम रिएक्टर स्केल के माध्यम से करेंगे। तो आज हमने देखा ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंप और पृथ्वी की गतियां, किस वजह से ये गतियां होती है। ठीक है, आगे जो बच गया हमारा, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपक्षय और अपर्दन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बड़ी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारा करेंगे तो। और उसके साथ थोड़े क्वेश्चन भी करेंगे जो पीछे इस वाले चैप्टर में दिए हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।